Yes, very good morning, my dear students, and you're welcome in the online tutorial of Park Public School. And this is the biggest platform for you, beta, for the online tutorials. Yes, students, जो बेटा तुम्हारा हॉलीडेज होमवर्क मुझे चेक करने के लिए आया था, तो बहुत अच्छे से तुमने अपनी नोटबुक्स को मेंटेन किया हुआ बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे चेक करके। कीप इट अप बेटा, ऐसे ही अपनी नोटबुक्स बनाएं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो 9A क्लास की थोड़ी सी नोटबुक्स मुझे अच्छी नहीं लगी और बहुत कम नोटबुक्स चेक होने के लिए आई हैं। तो बेटा बहुत अच्छे से मेंटेन करो, जो नहीं भी कर रहे वो भी स्टार्ट कर दो बेटा मेंटेन करना। थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस हो गया फ्रॉम द CBSE, तो हम अच्छे से अपने चैप्टर्स को यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा आप उस नोटबुक के अंदर अपने नोट्स और अपने क्वेश्चंस, जो नोट्स और जो क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, अच्छे से मेंटेन करो, ठीक है। क्योंकि एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन टाइम पर बेटा तुम्हें स्टडी करने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है, तो वो मटेरियल तुम्हें खुद प्रिपेयर करना है फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल्स, ठीक है। वो नोट्स तुम्हें खुद बनाने हैं और बनवा हम रहे हैं, लेकिन बनाने में तुमने है, मेंटेन तुमने करना है नोटबुक को, ठीक है। कवर होनी चाहिए सबकी नोटबुक, नेम प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बैक एक्सरसाइज ऑफ NCERT ऑफ द चैप्टर फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने होमवर्क में कवर अप किए हैं और फिर भी मैं उन्हें दोबारा से यहाँ पर साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो जो से क्वेश्चन मुझे लगता है कि तुम कर लोगे वो मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूँगा, ठीक है। तो स्टूडेंट बिल्कुल अपनी नोटबुक्स को और अपनी NCERT बुक्स को अपने सामने ओपन कर लीजिएगा। बैक एक्सरसाइज ओपन करेंगे सबसे पहले बेटा और स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से। यस ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझते हैं। An object experiences a net zero external unbalanced force. It is possible for the object to be traveling with a non-zero velocity. If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide the reason. अब बेटा ये कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा जो एक्सटर्नल फोर्स हम बात करें, एक्सटर्नल फोर्स जितने भी लग रहे होंगे, बहुत सारे फोर्सेस होंगे जो इसके ऊपर एक्ट कर रहे होंगे, बट नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स कितना है? जीरो। नेट का मतलब टोटल जब सम कर लेंगे सारे फोर्सेस को प्लस कर लेंगे तो नेट फोर्स जीरो आएगा। और जीरो जब फोर्स आता है, नेट फोर्स जब जीरो हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। दैट इज नोन एज द बैलेंस्ड फोर्स, कि वो फोर्स बैलेंस हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। अब हम अगर मोशन चैप्टर की बात करते हैं तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जब वेलोसिटी देते हैं या जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि विदाउट फोर्स यू कैन नॉट मेक एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। व्हाई? रीजन क्या है? क्योंकि बिना फोर्स लगाए बेटा तुम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं चेंज कर सकते। पहला पॉइंट तो यही है कि जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, कम या ज्यादा नहीं करेगा वेलोसिटी को। अगर वो वेलोसिटी को कम या ज्यादा नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, बिकॉज़ एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन द वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का चेंज होना, वेलोसिटी का मतलब है फोर्स का लगना। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, मूव ही ना कर रहा हो, तब भी उसका बैलेंस फोर्स जीरो होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब अपनी वेलोसिटी को कभी कम या ज्यादा कर लेता है या अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, कुछ भी है, तो दैट मींस एक्सेलरेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो डेफिनेटली उसका नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, फिर कुछ ना कुछ फोर्स होगा, बैलेंस फोर्स नहीं होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। पॉइंट्स क्लियर करते जाना बेटा, ठीक है। और इन द केस अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, ना ही वो इंक्रीज कर रहा है ना ही वो डिक्रीज कर रहा है। समझ लो इस पॉइंट को,
तो दैट मींस बेटा कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा, तब भी उसको किसी फोर्स की नीड नहीं है, बिकॉज तुम पढ़ चुके हो इस चैप्टर में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा, रुकेगा नहीं। अगर कोई रुका है तो रुका ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो करता रहेगा बेटा। अगर उसके ऊपर बैलेंस फोर्स जीरो है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसकी वेलोसिटी को कम ज्यादा करने वाला कोई नहीं है। इट विल कीप मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ चलता रहेगा। तो दैट मींस बैलेंस फोर्स जीरो होने पर भी ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी हो सकती है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन जीरो वेलोसिटी का मतलब है कुछ वेलोसिटी हो सकती है, चाहे फोर्सेस क्या हो, बैलेंस हो। हाँ ध्यान रखना, अगर फोर्सेस बैलेंस है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर वेलोसिटी 10 है तो 10 रहेगी, 15 है तो 15 रहेगी, जो भी है वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। इस पॉइंट को क्लियर कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो इस पॉइंट को बेटा, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन द सेंस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से थोड़ा रीड करते हैं ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए पॉइंट्स। थोड़ा सा एक सेकंड फोकस कर दो थोड़ा बेटा तुम्हारे लिए मैं, वेट, यस नाउ। तो वो कहता है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है, ठीक है। इफ इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी, यस पॉसिबल है, वो ट्रैवल कर सकता है विद द नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ, वो डेफिनेटली ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। इफ yes to state the condition that must be placed on magnitude and direction of the velocity। कहता अगर तुम अपनी कंडीशंस को प्रूव करते हो, यस बताते हो, स्टेट बताते हो यस, तो दैट मींस फिर उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस की वेलोसिटीज के ऊपर हमें कुछ आइडियाज बताओ। तो ठीक है बेटा, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं बोल देता हूं और तुम इसको लिखते चले जाओ, ठीक है। तो आंसर है फर्स्ट हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है क्योंकि ये लॉजिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए इवन टू इवन ये लॉजिक है बेटा, दैट इज द लॉजिक या लॉजिकल क्वेश्चन लिख लो इसे, दैट इज द लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। और ये बेटा +1 तक कांसेप्ट यूज होता है तुम्हारा, तो इसलिए बेस अच्छे से होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, तो तुम उसको लिख सकते हो। बेसिकली मुझे डिक्टेट करने की भी नीड नहीं है, बिकॉज जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर तुम्हें सॉल्यूशंस सेंड कर दिए थे, सॉल्व क्वेश्चन सेंड कर दिए थे, ऐसे मैं सेंड कर देता हूं, तुम एक बार सुन लो। और मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक है, समझा मैंने तुम्हें दिया, कांसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करके भी तुम्हें बता रहा हूं, आंसर को रीड करके भी तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन लिख वहां से लेना, हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, डिक्टेट करने में भी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा स्पीडली काम करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो मैं एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो ध्यान से, आंसर बोल रहा हूँ सॉरी क्वेश्चन का, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा एक बार। कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है नेट फोर्स जीरो होता है, जिसका बैलेंस फोर्स होता है, बैलेंस फोर्स, देन इट इज पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी। कहता है ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, इट इज पॉसिबल। अब आगे सुनना क्या कहेगा, इट हैपेंस अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। कहता है लेकिन ये कब हो सकता है? अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस के अंदर हो सकता है। कैसी कंडीशन है? पहली कंडीशन है, कहता है या तो ऑब्जेक्ट पहले से मूव कर रहा है, क्योंकि देखो रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको तुम्हें चलाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ, बाद में चाहे नेट फोर्स जब वो चल पड़ने के बाद चाहे नेट फोर्स उसका जीरो हो जाए, तब वो वेलोसिटी होगी उसके पास। हाँ, चाहे फिर वो रुकेगा नहीं, बात अलग है, रोकने के लिए फिर फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, तो उसके ऊपर उस चलने के बाद अगर नेट फोर्स जीरो कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, नहीं, वो चलता रहेगा, जिस वेलोसिटी पर वो है वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन बेटा। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन। कहता है देयर शुड बी नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड। कहता है यहां पर कोई मैग्नीट्यूड का चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शंस का चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड का चेंज होने का मतलब है तुमने फोर्स लगा दिया, डायरेक्शन का चेंज होने का मतलब है तुमने फोर्स लगा दिया। देखो क्या होता है कि जब तुम्हें डायरेक्शन चेंज करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं,
ये एक मार्कर है बेटा, मैंने मार्कर की डायरेक्शन को चेंज करना है, इस टिप को इधर लेकर आना है, तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो विदाउट अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस मार्कर आई कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो विदाउट अप्लाइंग द फोर्स तुम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते, तुम किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। इन द केस उसकी वेलोसिटी अगर 10 है तो तुम 11, 12 या 9, 8 नहीं कर सकते, बिकॉज फोर्स चाहिए अगर वेलोसिटी कम ज्यादा कर रहे हैं। क्लियर हो रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन, आई होप। ठीक है, तो एक और कंडीशन है, हाँ, वो कंडीशन ये कहता है यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स आ जाए या कोई एयर का रेजिस्टेंस आ जाए। एयर की जब किसी ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करती है, जब तुम चलते हो मूव करते इन द एयर, तो तुम्हें ऑपोजिट फोर्स मिलता है एयर का, जिसके कारण तुम्हारी स्पीड डाउन हो जाती है। तो कहता है ना तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, ना ही कोई यहाँ पर एयर का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो दैट मींस नेट फोर्स तुम्हारा एट एनी कॉस्ट 0 रहना चाहिए। अगर एयर फ्रिक्शन आ गया और या नीचे फ्रिक्शनल फोर्स आ गया तो ये नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फिर तो फोर्स लग गया ना, फ्रिक्शनल फोर्स लग गया या एयर का फोर्स लग गया, तो बैलेंस नहीं रहेगा फोर्स। तो फोर्स हमें बैलेंस रखने के लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी नहीं होनी चाहिए और फ्रिक्शन भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बेटा इसकी कुछ कंडीशंस हैं, तो तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लिखने के लिए तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ और अपना डाउनलोड कर लो, वहाँ सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है बेटा, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कारपेट वाला, कि अगर हम कारपेट को विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक बीट करेंगे तो उसका डस्ट पार्टिकल्स बाहर क्यों आ जाएंगे। आंसर आ रहा है मन में, क्या आंसर है, इनर्शिया तो इसका कांसेप्ट है, लेकिन इनर्शिया का कौन सा टाइप है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पता है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये है बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्वेश्चन, कि जब तुम कारपेट को विद हेल्प ऑफ स्टिक बीट करते हो तो कारपेट मूव करने लग जाता है, बट डस्ट पार्टिकल्स का मास होने के कारण वो अपने को एकदम से मूव नहीं कर पाते, तो वो कारपेट से डिटैच हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, आंसर तुम्हें मिलेंगे, वहां से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। Why is it advised to tie an luggage cap on the roof of a bus with a rope? हाँ जी, कहते हैं जो बसेस के ऊपर लगेज रखा होता है तो एडवाइस किया जाता है कि उसको रस्सी के साथ बांध दो। क्यों बांध दो रस्सी के साथ, ड्यू टू इनर्शिया, कि अगर बस एकदम चलेगी तो लगेज पीछे ना गिर जाए, और अगर बस ने एकदम ब्रेक लगा दी तो लगेज आगे ना गिर जाए। तो ये भी बेटा इनर्शिया का ही क्वेश्चन है, तो वही सेम कांसेप्ट, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट और ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, कि मोशन और डायरेक्शन चेंज करते टाइम अगर बस मान लो एकदम से टर्न ले रही है तो ऑब्जेक्ट जो लगेज है वो गिर ना जाए साइड में, तो इसके कारण से हम क्या कहते हैं, उसको ऊपर उसको टाई कर दो विद द रोप, रस्सी के साथ बांध दो। ठीक है, गुड बेटा। यस, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा लीव कर दो, छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो इसको चाहे तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन को कट कर दो बुक में से। ठीक है, यस, नाउ कम टू द फिफ्थ वन, दैट इज द न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है बेटा यहाँ पे तुम्हारा, थोड़ा सा सीरियस बनिए। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर हो रहा है तुम्हें। ठीक है, अगर बेटा किसी को कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर देंगे फटाफट से मुझे और पूछ लेंगे डाउट्स क्वेरी टाइम के अंदर। तुम्हारे पास क्वेरी टाइम है, क्वेरी टाइम में अपने डाउट्स क्लियर किया करो और अपने नोट्स मुझे सेंड किया करो क्वेरी टाइम में। ठीक है, तो ये काम अपना क्वेरी टाइम में कर लिया करो। चलिए, यस माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को करने के मेथड्स तुम्हें पता है ना। सबसे पहले गिवन डेटा लिखा जाता है, इसलिए सॉल्यूशन फिफ्थ है, क्वेश्चन फिफ्थ है बेटा एक्सरसाइज का। तो मैं यहाँ पे बेटा सबसे पहले लिख रहा हूँ गिवन डेटा। क्या है गिवन डेटा? अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं लिखता जा रहा हूँ। A truck starts from rest and rolls down a hill with a constant acceleration, और एक हिल से नीचे की तरफ आ रहा है जिसकी acceleration भी constant है। It travels the distance 4 meter in 20 seconds, तो distance कितना, सॉरी 400 मीटर टाइम लेता है 20 सेकेंड का। गुड। फाइंड इट्स acceleration, acceleration बेटा तुमको निकालनी
जाएगी फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट इज मास इज 7 टन। मास दिया हुआ है बेटा 7 टन, तो दैट मींस 7000 kg। ठीक है, मास दिया हुआ है और हमें यहाँ पर एक फोर्स निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास। फोर्स भी बेटा तुम्हें निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, सेकंड लॉ में आता है ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो ऑलरेडी गिवन है, एक्सेलरेशन यहाँ से मिलेगा। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, मास से मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए जल्दी से बताओ बेटा कौन सी इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि तुम्हारा आंसर आ जाए। जल्दी बताएंगे, हरी अप। गिवन डेटा के अकॉर्डिंग बेटा इक्वेशन देखो, तुम्हें निकालना क्या है, a निकालना है। तो इसमें v u + at वाली इक्वेशन नहीं लग सकती बिकॉज़ v नहीं है। ठीक है, तो 2as वाली इक्वेशन लग सकती है, 2as v² नहीं, v तो है ही नहीं ना, तो सेकंड इक्वेशन लगेगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut हाफ kd²। s कितना है 400, u 0 हो जाएगा तो टाइम भी 0 ही रहेगा, फिर हाफ। एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम कितना 20 × 20 तो ये हो जाएगा बेटा 10, तो ये आ जाएगा 200। तो दैट इज 400 = 200a। 0 से 0 गया, दैट इज 2। तो a कितना आ गया बेटा हमारे पास 2 मीटर/सेकंड²। ये आ गया। तो मास कितना आएगा बेटा, मास बताएंगे मुझे जरा। 14, जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना मास हो जाएगा 14 ना। ठीक है, तो मुझे एक बात और बताएंगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स। फोर्स निकाल रहे हैं तो फोर्स यहाँ निकाल दें, F = m × a, मास is 7000, a है 2, 14,000 फोर्स मींस न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा। डन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, कुछ भी नहीं था, सिर्फ इक्वेशन डिसाइड करनी थी। इक्वेशन कैसे डिसाइड कर ली, यहाँ से डिसाइड कर ली कि v तो गिवन ही नहीं है। अगर v गिवन नहीं है तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकोगे, क्योंकि थर्ड में भी और फर्स्ट में भी v चाहिए होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है बेटा, इक्वेशन को सिलेक्ट करना, गिवन डेटा लिखोगे, उसी के बेस पे इक्वेशन सिलेक्ट हो जाएगी तुम्हारी इजीली। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन। बेटा अब हमारे पास बहुत टाइम है, हमें भागना नहीं है। ऑलरेडी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और हम तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से सिलेबस कर रहे हैं अपना। अगर रिड्यूस नहीं भी होता हमारा सिलेबस तब भी हमारा बहुत इजीली कवर हो जाता, क्योंकि हमारी स्पीड अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहे। एनसीईआरटी को तो हमने पूरा कैप्चर कर लिया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन करना है, उसका सॉल्व एग्जांपल्स करने के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूं। तो बेटा आज का होमवर्क भी लो तुम, ठीक है। आज का होमवर्क जाएगा बेटा तुम्हारा सॉल्व एग्जांपल, और ये तो नोट्स बनाने ही बनाने, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा दूंगा। बट होमवर्क में बेटा तुम्हें सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी के सारे कर लेने हैं। अगर सॉल्व एग्जांपल में कोई डाउट होगा तो मुझे बताएंगे, मैं वो वीडियो में सॉल्व करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बेटा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6, a stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface। कहता है बर्फ का सरफेस है, ठीक है, बर्फ के सरफेस पे हमने 1 किलो का पत्थर फेंक दिया और उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की है। बर्फ के सरफेस पे जैसे कहीं बर्फ जम जाती है, ठीक है, तो 1 किलो का पत्थर हमने फेंक दिया है जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और across the frozen surface of a lake, लेक के ऊपर बर्फ जम गई है and comes to the rest after traveling a distance 50 मीटर। कहते हैं जब तुमने पत्थर फेंका था 1 किलो का 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो रेस्ट में आ जाता है 50 मीटर के बाद, मतलब 50 मीटर तक दूर जाता है, फिर वो रुक जाता है। ठीक है, जैसे बॉल को तुम फेंकते हो तो बॉल थोड़ी ना चलती रहेगी, थोड़ी दूर जाएगी रुक जाएगी। क्यों? आंसर है फ्रिक्शनल फोर्स, ऑपोजिट फोर्स मिलता है ना,
दो सरफेस जब टच होते हैं तो वहां फ्रिक्शन फोर्स आ जाता है, जो तुम्हारी मोशन को अपोज करता है, रोकता है, ऑपोजिट एक्शन दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें बेटा फ्रिक्शन फोर्स ही निकालना होगा। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? वही आ गया बिटवीन द स्टोन एंड आइस। कहता आइस में और स्टोन में क्या फ्रिक्शनल फोर्स है। तो ठीक है बेटा, पहले गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन डेटा देखो बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क तुम्हारा सॉल्व एग्जांपल्स, और ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। चलिए गिवन डेटा में लिखते हैं क्या क्या गिवन था। मास ऑफ अ स्टोन कितना था, 1 kg। वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। देखो सारे ऐसे यूनिट्स हैं, कुछ चेंज भी नहीं करना, कितना इजी है सब कुछ। तो डिस्टेंस था बेटा कितना, 50 मीटर का। वेरी गुड वेरी गुड। और हमें निकालना था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, इसमें मैं थोड़ा सा तुम्हें एक लॉजिक बताऊंगा। ये बेटा फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट होता है। दिस इज द ऑपोजिट फोर्स ऑफ मोशन। या बस इतना ही, ये ऑपोजिट फोर्स होता है और ये मोशन को अपोज करता है। अगर मोशन इधर है तो ये फोर्स इधर होता है, तभी तो ऑब्जेक्ट रुकेगा, नहीं तो चलता रहेगा। अगर कोई पीछे से धक्का देगा किसी को तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, बल्कि रुकने की बजाय फास्ट हो जाएगा। अगर कोई तुम चल रहे हो, तुम्हें कोई पीछे से अगर आगे धक्का दे तो डेट मींस तुम्हारी तो स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसने तुम्हारे को फोर्स भी उसी डायरेक्शन पे लगा दिया, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, अगर कोई तुम्हें आगे से आके रोके जो तुम्हारी डायरेक्शन से ऑपोजिट होगा, वो तुम्हें रोक देगा। ठीक है, ये तुम्हारी स्पीड को कम कर देगा। तो याद करो बेटा, फ्रिक्शन हमारे को अपोज करता है, ऑपोजिट फोर्स होता है। अब ऑपोजिट फोर्स हमें कैसे पता लगेगा? इसका आंसर जो आना है तुम्हारा, वो आंसर तुम्हारा शुड कम विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव साइन अगर आ गया तुम्हारे आंसर में तो तुम पता लग जाएगा कि हाँ तुमने ऑपोजिट फोर्स निकाला है। ठीक है, तो बेटा करते हैं। पहले तो वही काम करना है ना कि F अगर निकालना है तो M into A चाहिए। ठीक है, मास तो गिवन है बट A गिवन नहीं है। A गिवन के लिए उन्होंने ये दो चीजें तुम्हें दे दी हैं। अब A कैसे निकाले बेटा? अब इनिशियली जो स्टोन है, इनिशियली स्टोन 0 वेलोसिटी पर होगा। हाथ में अगर 0 वेलोसिटी पे होगा, तुम ही तो फेंकोगे उसको। तो फिर यहाँ पर बेटा इक्वेशन यूज करते हैं, थर्ड इक्वेशन 2as is equal to v square minus का u square, बिकॉज वेलोसिटी है तुम्हारे पास, u 0 हो जाएगा। 2a तुमने निकालना है, s कितना है 50, v कितना है 20 into 20, ये 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसे। ठीक है, ये a है, a तुम्हें निकालना है। तो ये हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा ना। ये ऐसे काट देते हैं इसको, ये 10 पे गया, ये ऐसे गया 4, तो a आ गया बेटा कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, a तो आ गया। अब हमें तो बेटा फोर्स निकालना है, सिंपल सा पॉइंट है। अब फोर्स निकालना है तो क्या फोर्स इतनी इजीली निकल जाएगा? यहाँ कोई गलती तो नहीं कर दी हमने, क्योंकि a हमारा तो नेगेटिव आना चाहिए था बेटा। कुछ गलती हुई है आई थिंक। फाइनली अगर वो रेस्ट में आ रहा है तो ये गलती कर दी हमने कि बेटा फाइनली वो रेस्ट में आ रहा है तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे और जो गिवन है वो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा हुआ है ना कि फाइनली स्टोन कम्स इनटू द रेस्ट। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी। और मेरे माइंड में गलती कहाँ से आई? क्योंकि मेरे को था कि आंसर में यही चीज होती है बेटा, कंसेप्ट्स। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मुझे था आइडिया कि मेरा आंसर नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया, मास तो कभी भी नेगेटिव होता ही नहीं है, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी जीरो। तो धीरे धीरे सारे कंसेप्ट्स बनेंगे। देखो ऐसे स्टेप बाय स्टेप किया करो काम, ताकि अगर हम गलत भी हो रहे हैं तो हमें खुद ही पता लग जाए कि वी आर रॉन्ग, तो हम अपनी गलती को फाइंड आउट कर सकें। तो ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, 2as is equal to v square minus का u square। तो v 0 है, 2a कितना था, a को निकालना था, सॉरी ये था 50 मीटर। हाँ, तो v 0 तो माइनस आ गया ना, माइनस u 20 into 20। ठीक है, अब ये माइनस के साथ चलेगा
तो ये हो जाएगा a into 100 is equal to minus 400। ये क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, a into 100 is equal to minus 400। a आ गया minus 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया आंसर हमारा नेगेटिव। f is equal to ma, और m कितना दिया हुआ है, f is equal to mass 1, तो 1 into minus 4 that is a minus 4 न्यूटन। नेगेटिव साइन, ये है फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहां पर लिखो बेटा, स्पेशल लिखो, here negative sign indicates opposite force, that is frictional force, that is frictional force। बेटा एक मिनट कैमरा सेट कर दो, तुम्हें दिख रही है लाइन? चलिए, that is the frictional force between ice and stone। Done, खत्म, that's it। होमवर्क में बेटा तुम्हारे सॉल्व एग्जांपल्स और ये 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टडी करो बेटा, अच्छे से स्टडी करो, नोट्स मेंटेन करो अच्छे से। ये मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ कि नोट्स मेंटेन होने चाहिए, ओके। तो कल कंटिन्यू कर, टेक केयर बेटा, बाय।